जैसे लास्ट क्लास में ना हमने रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के बारे में पढ़ा था। अभी भी हम इस क्लास में भी उसी के न्यूमेरिकल्स, उसी के कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो मैंने आपको अपरेंट डेप्थ का ये वाला एक फॉर्मूला बताया था, y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू x1 बाई μ1 और y2 की वैल्यू x2 बाई μ2। ये एक फॉर्मूला बताया था, देर दो के लिए बताया, जितने मर्जी आ सकते हैं। तो मैं आपको इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। ये ऑब्जेक्ट हो गया O, ये ग्लास स्लैब होगी। एक बात और, हम ग्लास स्लैब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में कहीं भी रख ले, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ग्लास स्लैब चाहे हम इधर रखें, चाहे हम ग्लास स्लैब ऊपर रख ले, ऑब्जर्वर के पास रख ले, नो इफेक्ट। तो ये साइड पे एक बात लिख लो, अपरेंट डेप्थ, ये 1 मार्क्स में ना पूछ लेंगे आपसे फाइनल पेपर में। अपरेंट डेप्थ डज नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द ग्लास स्लैब। अपरेंट जो डेप्थ है वो ग्लास स्लैब की लोकेशन पे डिपेंड नहीं करती। डज नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ ग्लास स्लैब। ठीक है, ये फर्स्ट ग्लास स्लैब है, इसकी थिकनेस है बच्चे अपने पास 13 सेंटीमीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3। बीच में गैप थोड़ा आ गया। ये एक और ग्लास स्लैब है, इसकी थिकनेस है 14 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4। एक और ग्लास स्लैब रख दी अपन ने, इसकी थिकनेस है 15 सेंटीमीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। कहीं भी रख दो ग्लास स्लैब, बीच में इन बिटवीन कहीं भी आप रख सकते हैं, पोजीशन पे वो डिपेंड नहीं करती। ये क्वेश्चन है। और टोटल जो गैप है ऑब्जेक्ट में और इमेज में, डैट इज़ 100 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट और इमेज में टोटल गैप है 100 सेंटीमीटर का। तो आपका क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज़ द अपरेंट डेप्थ। वी हैव टू डिटरमिन द अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ कितनी होगी? हाँ जी, क्वेश्चन अपना ये है कि व्हाट इज़ द अपरेंट डेप्थ। लिखिए बच्चे, फॉर्मूला लिख के देखिए, फिर अपन सोल्व करते हैं। हाँ जी, पहले तो ये देखो इसमें मीडियम कितने हैं। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ, इसको थर्ड मान लेता हूँ, और फोर्थ मीडियम एक और बन गया एयर। इसमें 4 मीडियम बन गया अपने पास। तो अपरेंट डेप्थ y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। वट इज़ y1? y1 is x1 by μ1, what is y2? x2 by μ2, y3 x3 by μ3, y4 x4 by μ4। अब x1 वाला पहला मीडियम है, तो इसकी थिकनेस कितनी है? 13, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3, तो 13/1.3। x2 दूसरे वाला है, थिकनेस है 14/1.4। नेक्स्ट है x3 तीसरे वाला, 15/1.5 प्लस। बाकी जो बचा वो चेक करना पड़ेगा कितना बचा। 100 में से कितनी एयर रह गई है? 15 माइनस 14 माइनस 13, 100 माइनस ऑफ 42, तो ये बन जाएगा आपका 68। तो 68 सेंटीमीटर में एयर है, तो अगर 58 बनेगा, सॉरी ये 58 सेंटीमीटर में एयर है, तो 58 और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो ये कटिंग करके 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 58, तो व्हाट इज आंसर? आंसर इज़ 88 सेंटीमीटर। दिस इज़ द अपरेंट डेप्थ। क्लियर है? अब इसमें ना वो शिफ्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, मुश्किल हो जाएगा, गलत हो सकता है। तो बेटर यही तरीका है कि आप जब एक से ज़्यादा स्लैब आ जाए
तो यही मेथड लगाओ, या ये मेथड हर एक में लगा लो फिर, ये आप पे है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लिखते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन पहले आप करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले आप एनसीईआरटी क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन एनसीईआरटी का। ए टैंक इज़ फिल्ड विद वाटर, ए टैंक इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट 12.5 सेंटीमीटर। टैंक इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट 12.5 सेंटीमीटर। The apparent depth of the needle, apparent depth of the needle at the bottom of the tank, apparent depth of the needle at the bottom of the tank is at 9.4 centimeter, is at 9.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। सेकेंड पार्ट है, इफ़ द वाटर इज रिप्लेस बाय द अनदर लिक्विड, if the water is replaced by the another liquid of refractive index 1.63, water is replaced by the another liquid of refractive index 1.63, by what distance microscope have to move, by what distance microscope have to move to focus on the needle again, by what distance microscope have to move to focus on the needle again। हाँ जी, क्वेश्चन समझेंगे। एक टैंक है, इस टैंक की डेप्थ कितनी है, इस टैंक की बच्चे आपको डेप्थ दी हुई है 12.5 सेंटीमीटर, और इसमें हमने 12.5 सेंटीमीटर तक ही लिक्विड पानी भर दिया। फिर इसके बॉटम पे एक हमने रख दी निडल, पानी के बॉटम पे एक निडल रख दी, और ऊपर से माइक्रोस्कोप लगा के इस निडल को देख रहे हैं, मतलब आई से देख रहे हैं, सिंपल बात है। माइक्रोस्कोप लगा के थोड़ा सा सही क्लियर व्यू दिखेगा और कुछ नहीं है। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम निडल को देख रहे हैं, और माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखने पे जो निडल की जो इमेज है आपके पास, वो इमेज आपको 9.4 सेंटीमीटर पे दिखाई दे रही है। माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो हम देख रहे हैं तो निडल कितने डेप्थ पे दिखाई दे रही है, 9.4 की डेप्थ पे। तो वी हैव टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज़ रियल डेप्थ, फॉर्मूला सिंपल है। व्हाट इज़ रियल डेप्थ, रियल डेप्थ इज़ 12.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ अपरेंट डेप्थ वाई, अपरेंट डेप्थ इज़ 9.4 सेंटीमीटर। तो वी हैव टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो आपको वाई का फॉर्मूला पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है वाई का, एक्स बाई म्यू। तो वाई आपके पास गिवन है 9.4, एक्स गिवन है 12.5 अपॉन म्यू। तो म्यू की वैल्यू आ जाती है 12.5 अपॉन 9.4। तो सोल्व करने के बाद व्हाट इज आंसर 1.33। तो दिस इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में इन्होंने ये कहा हमें कि हमने वाटर को रिप्लेस कर दिया और वाटर की जगह इसमें हमने कोई और लिक्विड डाल दिया, और जो लिक्विड हमने इसमें डाला है उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.68। ठीक है, जो नीडल हमने इसमें रखी है डेप्थ वही है, रियल डेप्थ सेम है 12.5 सेंटीमीटर, रियल डेप्थ सेम।
अब बताइए पहले कि इसकी अपर एंड डेप्थ कहाँ कितनी होगी, फिर अपन देखते हैं क्या पूछा गया है। अपर एंड डेप्थ निकाल सकते हो आप? हाँ जी, पता लगा सकते हैं हम। वाई का फॉर्मूला होता है एक्स बाई म्यू। वट इज़ एक्स? 12.5। वट इज़ म्यू? 1.68। तो मैं बुक से देख के ही बता रहा हूँ आंसर। डिवाइड करने के बाद ना बच्चे ये 7.67 बन जाता है। तो मीडियम चेंज करने पे अपर एंड डेप्थ कितनी आ गई है? 7.67। अब एक बात बताइए, माइक्रोस्कोप पहले कितने डिस्टेंस पे फोकस हो रहा था? 9.4 पे उसको फोकस कर रहे थे। अब मुझे माइक्रोस्कोप को फोकस कितने डिस्टेंस पे करना पड़ेगा? 7.67 पे। तो बाय हाउ मच डिस्टेंस माइक्रोस्कोप मूव, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। माइक्रोस्कोप पहले कितने डिस्टेंस पे फोकस हो रहा था? 9.4 पे देख रहे थे अपन। अब हम कहाँ देख रहे हैं? 7.67 पे। तो माइक्रोस्कोप हैव टू मूव, माइक्रोस्कोप हैव टू मूव, पहले वो 9.4 पे फोकस हो रहा था, अब उसको हम 7.67 पे फोकस करके देख रहे हैं। तो सोल्व करके माइनस करके देखिए, आपके पास आंसर ना 1.73 आ जाता है। तो जो माइक्रोस्कोप है ना, वो हम 1.73 सेंटीमीटर पे का डिस्टेंस मूव करेंगे, 1.73 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला एक ही चल रहा है, एक्स बाई म्यू वाला चल रहा है ना, वाई इक्वल एक्स बाई म्यू। किसी में वाई निकालना है, किसी में म्यू निकालना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, ये भी आप सब लोग लिखेंगे। ए स्मॉल पिन इज फिक्स ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। स्मॉल पिन इज फिक्स ऑन द top of the table which is view from 50 centimeter, which is view from 50 centimeter, 50 view from 50 centimeter. By what distance pin appear to raise? By what distance pin appear to raise if it is view from the glass slab, if it is view from the glass slab of thickness 15 centimeter, व्यू फ्रॉम द ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस है 15 सेंटीमीटर, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास स्लैब का म्यू दिया 1.5, म्यू की वैल्यू गिवन है 1.5। और क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, डज द आंसर डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ ग्लास स्लैब? डज द आंसर डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ ग्लास स्लैब? हाँ जी। तो बच्चे आपके पास ना एक टेबल है, इस टेबल पे एक पिन रखी है हमने, इस पिन को ये ऑब्जर्वर देख रहा है। ऑब्जर्वर का और पिन में जो डिस्टेंस है ना, वो आपको 50 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ये गिवन है। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी किया। अब ये ऑब्जर्वर इसको देखने के लिए क्या यूज़ करता है? ग्लास स्लैब। और वो ग्लास स्लैब की जो थिकनेस आपके पास दी हुई है, वो थिकनेस कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5। ठीक है, ग्लास स्लैब का। तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द मतलब इमेज, हाउ मच डिस्टेंस रेज्ड, तो ये कितना रेज कर जाएगी? अपर एंड मतलब रेज शिफ्ट पूछा गया, हाउ मच डिस्टेंस रेज्ड। तो आपको मैं ये दो तरीके हैं, वही सिंगल स्लैब आ गई, जो तुम कल शिफ्ट निकाल लो या इस तरीके से कर लो, y इक्वल टू y1 प्लस y2 वाले तरीके से आप कर लेते हैं। y1 की वैल्यू x1 बाई म्यू1, y2 की वैल्यू है x2 बाई म्यू2। x1 है ये ग्लास स्लैब, x1 कितना है 15, म्यू1 कितना है इसका 1.5,
तब तुमने नाम रखना है μ1 जिस मर्जी का रखो ना, μ2 जिस मर्जी का नाम रखे। ऐसा फिक्स नहीं होता कि हमेशा μ2 डेंसर ही होगा, ऐसा नहीं होता। हम μ2 जो मर्जी ले सकते हैं, μ1 भी नाम ही रखना है हमने। μ2 की वैल्यू कितनी होगी अब, μ2 का दूसरा मीडियम, दूसरे मीडियम में एयर है और इस एयर की थिकनेस कितनी बची 35 बची ना, टोटल तो 50 है, 50 में से 15 में ग्लास स्लैब है, बाकी कितनी बची 35 बची है। तो 35 आपके पास एयर है और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। तो कितना बन जाएगा ये 10 + 35 दैट इज़ 45 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज अपर एंड डेप्थ 45 सेंटीमीटर। तो इसमें अपर एंड डेप्थ नहीं पूछी आपसे, आपसे क्या पूछा रेज कितनी की, तो रेज कितनी गई 5 सेंटीमीटर। तो इमेज अपीयर टू रेज्ड इज 5 सेंटीमीटर, इमेज अपीयर टू रेज इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसके एक दो क्वेश्चन हो रहा है, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन लिखेंगे हम, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द अपर एंड डेप्थ, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द अपर एंड डेप्थ when the observer see obliquely, अपर एंड डेप्थ पे क्या इफ़ेक्ट होगा अगर ऑब्जर्वर देखे ओब्लिकली। इसका मतलब समझेंगे पहले। देखो बच्चे, देखना दो तरीक़ों से होता है। एक होता है नॉर्मली देखना, नॉर्मली का मतलब होता है सामने से देखना, सामने से देखना उसको कहते हैं नॉर्मली। एक होता है साइड से देखना, इसको हम कहते हैं ओब्लिकली। मतलब तुम ये समझो कि अगर आई टू आई कॉन्टैक्ट आपका हो रहा है तो वो नॉर्मली देखना है, अगर साइड से हम देख रहे हैं तो वो कैसा देखना है, ओब्लिकली देखना है। तो ये ओब्लिकली देखना होता है, साइड से देखना, और बिल्कुल सामने से देखना क्या होता है, नॉर्मली देखना। ठीक है, अब ऐसा देखने पे अपर एंड डेप्थ इन दोनों को एक जैसी लगेगी या अलग अलग लगेगी, ये क्वेश्चन है। ओब्लिकली देखने पे अपर एंड डेप्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये देखना है हमने। तो इसके लिए हमें रे डायग्राम बनानी पड़ेगी। पहले थोड़ा सा कॉपी पे रफ साइड पे लिख लो कि ओब्लिकली देखने का मतलब क्या होता है। ओब्लिकली देखने का मतलब होता है साइड से देखना, और नॉर्मली देखने का मतलब होता है सामने से देखना। ओब्लिकली का मतलब है साइड से देखना और नॉर्मली का मतलब होता है सामने से देखना। हाँ जी, तो देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं इसकी। ये अपने पास डेंसर मीडियम है, ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। एक तो रे बच्चे सीधी चली जाएगी, कहीं पे भी बेंड नहीं करेगी पॉइंट ए पे। पॉइंट बी पे जो रे है वो आप ऐसे नॉर्मल ड्रा करो। पॉइंट बी पे रे कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम टू रेदर मीडियम जा रही है। इट बेंड, पॉइंट बी पे जो रे है इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर इसको आप बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी। और हमने जब डेरिवेशन की थी ना लास्ट क्लास में, तो आपको बताया था कि बी लाइज नियर ए, मतलब बी और ए नज़दीक है, मतलब बी भी नॉर्मली है। मतलब यहाँ पे ये ए पॉइंट है, बिल्कुल इसके नज़दीक बी नॉर्मली है बिल्कुल। अब जितनी मर्जी आप पर ए निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट में से। एक रे मैंने और निकाली ऑब्जेक्ट में से, नॉर्मल ड्रा किया। ऑब्जेक्ट में से हम जितनी मर्जी रेज निकाल सकते हैं। ये लो सी पॉइंट पे।
अब रे क्या होगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जितनी दूर रे होगी ना उतना ज़्यादा बेंड करेगी, ये लो ज़्यादा बेंड करेगी। अब जो थर्ड रे बेंड हो रही है इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करोगे तो यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। तो अगर मैं बी वाले ऑब्जर्वर से पूछता हूँ कि इमेज कहाँ पे दिखाई दे रही है, तो बी वाले ऑब्जर्वर ने कहना है कि इमेज मुझे दिखाई दे रही है आई पे, अपर एंड डेप्थ आई पे है। अगर मैं सी वाले से पूछता हूँ कि तुम्हें कहाँ पे दिखाई दे रहा है अपर एंड डेप्थ, तो सी वाले ने कहना है कि मुझे आई डैश पे दिखाई दे रही है। अब मुझे ये बताओ कि दोनों में से ओब्लिकली कौन देख रहा है, साइड से कौन देख रहा है, सी देख रहा है, और सी के हिसाब से अपर एंड डेप्थ कितनी है, ए आई डैश है। सी के हिसाब से इमेज कहाँ पे बन रही है, आई डैश पे बन रही है, तो अपर एंड डेप्थ कम होगी। बी से पूछा जाए तो बी के हिसाब से अपर एंड डेप्थ ज़्यादा है, ए आई है, सी के हिसाब से अपर एंड डेप्थ है ए आई डैश, तो अपर एंड डेप्थ क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। तो अगर ऑब्जर्वर ओब्लिकली देखता है ना तो अपर एंड डेप्थ डिक्रीज़ करती है। क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में, जब बुक्स में इन्होंने सीधा यही लिखा है कि डिक्रीज़, बस एक्सप्लेन नहीं किया, तो आपको मैंने रे डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया। परफेक्ट आंसर यही है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। ऑप्टिक्स स्कोरिंग है, और अगर रे डायग्राम आपको समझ आ रही है फिर टफ नहीं लगेगी, फिर 1 टाइम बस देखना है इसको, कोई क्रैमिंग नहीं करनी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया, एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अपन लिखेंगे, इज़ द फिशरमैन appear taller, is the fisherman appear taller or smaller? Appear taller or smaller for a fish inside the water. Appear taller or smaller for a fish inside the water. मतलब फ़िश पानी के अंदर है और वो फिशरमैन को देख रही है, तो उसको फिशरमैन टॉलर दिखाई देगा या स्मॉलर दिखाई देगा। हाँ जी, ये रिवर का इंटरफेस बना दिया, इस इंटरफेस के नीचे नीचे पानी है, ये फिशरमैन है, फ़िश इसको देख रही है, तो ऑब्जर्वर कौन हुआ, फ़िश, और फिशरमैन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो हमेशा जो लाइट होती है ऑब्जेक्ट के पास। तो आप फिशरमैन से अब रेज निकालिए, ये फिशरमैन थोड़ा सा ना लिख देते हैं ताकि पता चल जाए हमें। इससे एक रे ये निकालिए, ड्रा दी नॉर्मल। अब आप चेक करिए रे कहाँ जा रही है, रे कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर में रे जा रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है। अगर रे रेयर टू डेंसर जाती है तो इट बेंड टुवार्ड्स दी नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, जितनी मर्जी रे अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक रे और निकाल लेते हैं ऑब्जेक्ट से, रेयर टू डेंसर है, बेंड टुवार्ड द नॉर्मल। ये दोनों रेज हो गई। अब इस रे को और इस रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करो स्ट्रेट। फ्री हैंड यूज़ करना है, स्केल ना यूज़ करने बैठ जाना, स्केल से फिर ना डायग्राम में रह जाएंगे। फिर हम डायग्राम बनाने फ्री हैंड ही है, क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, डॉट्स ना आगे पीछे हो जाते हैं, तो हम इनको फ्री हैंड बनाएंगे तो हम जोड़ देंगे एट द एंड। स्केल से करने बैठेंगे ना आप तो फिर रब ही करते रह जाएंगे। तो बनाना फ्री हैंड ही है। दोनों रेज इधर मीट कर गई है, तो ये जो है ये फिशरमैन इसको दिखाई देगा। ये फ़िश है, ये अब मैं फ़िश पूरी नहीं बनाऊंगा, सिर्फ देखना किसने है, सिर्फ आई ने देखना है। तो यहाँ पे मैं फ़िश की आई बनाऊंगा, फ़िश आई।
तो इस फ़िश को जो फिशरमैन दिखाई देगा वो टॉलर दिखाई देगा। इसी से एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में अब आया। हाँ जी, इसी से एक कॉन्सेप्ट आपको बताना है। आंसर तो ठीक आपने लिख लिया, फिशरमैन अपीयर टॉलर। अब इसमें एक बात बताइए, जो अपना ऑब्जेक्ट है किस मीडियम में है? रेयर मीडियम में है। और ऑब्जर्वर किस में है? डेंसर मीडियम में है। तो अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो तो अपरेंट डेप्थ की जगह अपरेंट हाइट बोलेंगे। अपरेंट हाइट क्या करती है? इंक्रीज़ करती है। कितने टाइम इंक्रीज़ करती है? म्यू टाइम्स। म्यू टाइम्स मतलब ये फॉर्मूला आप याद कर लो। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत कम यूज़ होगा, लेकिन लगाना कब है? जब ऑब्जेक्ट किस मीडियम में हो? रेयर मीडियम में हो। अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होता है तो अपरेंट जो हाइट है वो इंक्रीज़ करती है, म्यू टाइम्स इंक्रीज़ करती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम अपरेंट हाइट इंक्रीजेज बाय म्यू टाइम्स। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, जो हमने पहले पढ़ा था, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, तो अपरेंट डेप्थ क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। अपरेंट डेप्थ डिक्रीज़ करती है। मैं बार बार हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मिक्स ना कर देना। इसमें ऑब्जेक्ट है डेंसर में, इसमें ऑब्जेक्ट है रेयर में। वेयर म्यू इक्वल टू, म्यू की वैल्यू हमेशा आपने क्या लिखनी है? म्यू टू बाई म्यू वन, मतलब डेंसर मीडियम अपॉन रेयर मीडियम। मतलब म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। अगर आपके पास 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, उनको डिवाइड करके म्यू निकालना है तो इस तरह डिवाइड करना ताकि म्यू हमेशा 1 से ग्रेटर हो। ठीक है, डेंसर अपॉन रेयर करके म्यू आ गया और ये आपको बता दिया। इसी कारण ना, ये ऐसे ऊपर वाला फॉर्मूले पर वापस आते हैं। इसी कारण ना कोई भी चीज़ अगर हाइट पे है ना तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ऊंची है, वो उसकी हाइट हमें ज़्यादा लगती है। एक्चुअल हाइट से हमें उसकी हाइट ज़्यादा लगती है, इसी फॉर्मूले के कारण। अगर हम किसी बिल्डिंग की बात करते हैं, कोई बिल्डिंग हम देख रहे हैं, इसकी एक्चुअल जो हाइट है, जो भी है, हम कहते हैं कि इसकी एक्चुअल हाइट 100 मीटर है, बहुत हाइट वाली बिल्डिंग है। हम जब इसको देखेंगे ना तो हमें लगेगा पता नहीं कितनी ऊंची बिल्डिंग है ये, हमें इसकी हाइट ज़्यादा दिखाई देगी। क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं ना, मीडियम रेयर होता रहता है। रेयर ऊपर वाला मीडियम रेयर है, नीचे वाला मीडियम डेंसर है। तो हमें हाइट वाली चीज़ लगता है कि और भी ज़्यादा हाइट पे है, ऐसा हमें फील होता है। ठीक है जी। तो बच्चे जी, आपको मैंने बताया अपरेंट डेप्थ के बारे में, रियल डेप्थ के बारे में, सारा कुछ हमने ये पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम क्लास में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो हम करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, तो यहाँ तक आप करिए, इसके अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए। इतना हम आज कर रहे हैं। थैंक यू।